रूस के क्रूड ऑयल के भाव पर कैपिंग को लेकर G7 देशों के प्रस्ताव पर भारत की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं। रिपोर्ट की माने तो कैपिंग के प्रस्ताव को भारत तभी मानेगा जब ईरान और वेनेजुएला से तेल की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। भारत को अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करना पड़ता है और मौजूदा समय में कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में सप्लाई सीमित है। ऐसे में रूसी क्रूड ऑयल के भाव पर कैपिंग के प्रस्ताव को भारत तब तक नहीं मानेगा जब तक सप्लाई की स्थिति सुधार नहीं होती है। जब तक वो सुधरती नहीं दिखती है, भारत इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। सर, क्या रूस के ऑयल पर कैपिंग सफल हो पाएगी मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जैसे भारत ने शर्तें रख दी हैं? दो बड़ी चीजें हैं रूस के तेल की कैपिंग के ऊपर। रूस के तेल को एक निर्धारित की सीमा से अधिक कीमत पर ना बेचने की शर्त लगाने पर, व्यवहारिक रूप से भी और कूटनीतिक रूप से भी। कूटनीतिक रूप से हमें देख रहे हैं कि दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जो रूस के तेल के ग्राहक के बड़े ग्राहक हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को बाईपास करके या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस से खूब तेल खरीदा पिछले 3-4 महीनों के दौरान भारत और चीन ने, उन्होंने इस कैपिंग के प्रस्ताव को, उसमें खासतौर से भारत ने, ऐसा आज रिपोर्ट हुआ है कि भारत ने रूस के तेल के ऊपर मूल्य सीमा लगाने के प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं। भारत की आशंका या चिंता यह है कि G7 देशों को पहले यह निर्धारित करना पड़ेगा कि अगर रूस का तेल बाजार से बाहर जाता है तो अन्य देशों का तेल बाजार में आना शुरू हो जाए। वेनेजुएला के पर हम एक बार मनी सेंट्रल में चर्चा कर चुके हैं। वेनेजुएला दबाव बना रहा है कि उसे अपना तेल बाजार में बेचने की कोशिश की जाए। ईरान को लेकर अभी चीज़ें अधर में है कि ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे। तो भारत और चीन जैसे देश, जो तेल की कीमतों से, कच्चे तेल की कीमतों से जिनकी अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित होती हैं, वो ये एक तरह से संकेत दे रहे हैं कि G7 देशों को बाजार में आपूर्ति सुनिश्चित पहले करनी चाहिए, फिर रूस के तेल पर कैपिंग लगानी चाहिए। और यहीं से एक ऑपरेशनल चैलेंज G7 देशों के लिए आता है। पहली चीज तो दुनिया के ताजा इतिहास में, पिछले 100-200 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब मार्केट में किसी एक देश को किसी एक खास कीमत पर चीज बेचने के लिए बाध्य किया गया हो। यह मार्केट के मैकेनिज्म में G7 देशों का अपना इंटरवेंशन है, जो व्यवहारिक रूप से सफल होगा कि नहीं होगा, इस पर सवाल है। यह पूरा मैकेनिज्म सिर्फ एक चीज पर टिका है कि यूरोप अपनी इंश्योरेंस कंपनियों से यह कहेगा कि वो रूस से तेल उठाने वाली शिपिंग कंपनियों को बीमा ना दे। रूस ने कल पलटवार करते हुए यह कहा है कि जो कंपनियां प्राइस कैप फॉलो करेंगे उनको हम तेल नहीं देंगे। अब यहां से हो सकता है कि दुनिया के कुछ देशों में कंपनियां बट जाएं, क्योंकि हमने ग्रीस पर एक बार विस्तार से चर्चा की थी। ग्रीस की शिपिंग लाइंस ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल उठाया और रूस ने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया तेल का, प्रतिबंध के बावजूद। अब अगर ऐसी परिस्थिति बनती है और सारी कंपनियां इंश्योरेंस की शर्तें नहीं मानती हैं या इंश्योरेंस की प्रतिबंध की शर्तें नहीं मानती हैं, तो रूस का कच्चा तेल बाजार में आता रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर मान लीजिए ये सारी शर्तें निर्धारित हो जाती हैं और बाजार में रूस के कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो जाती है, तो फिर हमें कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का एक बड़ा दौर दिखाई देगा। और अगर वो बढ़ोतरी होती है और रूस ने यह कहा है कि अगर उस पर प्राइस कैपिंग लगाएगी तो बाजार में तेल आपूर्ति करना बंद कर देगा, तो फिर पूरा का पूरा ये जो प्रयास है ना, यही सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोशिश क्या है प्राइस कैपिंग की? कोशिश है कि रूस को सस्ता तेल बेचने पर मजबूर किया जाए, बाजार में पर्याप्त तेल की सप्लाई बनी रहे जिससे कि कीमतें ऊपर ना जाएं और रूस को इतना पैसा भी ना मिले कि वो यूक्रेन पर हमला या बाकी देशों पर हमले जैसी योजनाओं को फिनांस कर सके। अब ये बहुत क्लोजली निट सारी चीजें हैं जिसका संतुलन बना पाना इतने बड़े बाजार में संभव नहीं है। और मुझे लगता है रूस अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की शर्त पर काफी दबाव बनाएगा। और अगर रूस का तेल बाजार से बिल्कुल खत्म हो गया तो फिर कच्चे तेल की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी रोकने से रुकेगी नहीं और फिर वो पूरा मकसद प्रभावित होगा। पर यह घटनाक्रम बहुत दिलचस्प ढंग से मूव कर रहा है, हम इस पर करीब से नजर रखे हुए हैं। हम आपको अगले कार्यक्रम में इस पर बताएंगे। तेल के बाद अब बात गैस की। रूस की तरफ से नेचुरल गैस सप्लाई रोके जाने के बाद यूरोप में गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। रूस ने जब से सप्लाई रोकी तब से अब तक यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतों में 30% का उछाल देखा जा चुका है। सर, यूरोप के लिए कितना बड़ा संकट है, कितनी बड़ी चिंता है? यूरोप के लिए इमीडिएटली तो बाजार में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि यूरोप की एक के बाद एक सारी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई की और मंदी की चपेट की तरफ बढ़ रही, खासतौर से महंगाई सबसे ज़्यादा है। लेकिन वो देश इससे ज़्यादा प्रभावित है शुभम, जिन्होंने अभी अपने गैस की आपूर्तियों की व्यवस्था नहीं की है। कुछ देशों ने, यूरोप के बड़े देश जैसे जर्मनी और फ्रांस ने अपने अरेंजमेंट कर लिए हैं गैस की आपूर्ति के, लेकिन फिर भी जब तक पूरा यूरोप पूरे दुनिया से गैस की उतनी आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर लेता जितनी आपूर्ति उसको रूस से होती थी,
नेचुरल गैस के बाजार में बिल्कुल दूसरा रुख हमें दिखाई देगा। कच्चे तेल का बाजार बिल्कुल दूसरी दिशा में मूव करेगा, पर नेचुरल गैस के बाजार में दुनिया में लगातार तेजी बनी रहेगी। और नेचुरल गैस की महंगाई, जब तक नेचुरल गैस की महंगाई कम नहीं होगी तब तक यूरोप अपने महंगाई से और मंदी से उभरने की उम्मीद भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक नेचुरल गैस के प्राइसेस $6-7 के आसपास नहीं आते हैं तब तक इन देशों में महंगाई में लंबे समय की कमी संभव नहीं है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि दुनिया में इस बार जो यूरोप के देश जिस मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं उस मंदी का सीधा रिश्ता हाइड्रोकार्बन से है। तो अगर तेजी से गैस की सप्लाई, गैस का उत्पादन, गैस की आपूर्ति, गैस के कंटेनर्स की आपूर्ति नहीं बढ़ी तो यूरोप को लंबे समय तक इस गैस की महंगाई का सामना करना पड़ेगा।